सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं रोशन कृतलहरे और आप देख रहे हैं मेरिट विंग्स यूट्यूब चैनल। गाइस, ये एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 6 का पहला लेक्चर है और इसमें हम इस बुक के आमुख की बातें करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एनसीईआरटी सीरीज़ फ्रॉम टुडे। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अगर आप यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको यूट्यूब में ऐसे किसी चैनल की तलाश है जो आपको चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाए डायग्रामेटिक वे पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल को सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट की स्पेशल सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ। ओके, मैं आपको सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज बताता चलूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आमुख या प्रयास। बेसिकली जब हम एनसीईआरटी बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम इतने जल्दी में होते हैं कि हम आमुख को वैल्यू ही नहीं देते, सीधे चैप्टर्स पे कूद पड़ते हैं ताकि हम इसे जल्दी से कवर कर सकें। राइट, सही, मुझे लगता है कि बात जल्दबाजी की नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीज़ों को समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी असली लड़ाई प्री से नहीं है, मेंस और इंटरव्यू से है। और अपने किताब के आमुख में एनसीईआरटी आपसे एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास की बातें करता है हमारे और आपके स्कूली जीवन के सुधार के बारे में, जिसे जानने के बाद आपका इस बुक को पढ़ने का नज़रिया ही बदल जाएगा और इस किताब को पढ़ते समय आपको और भी मज़ा आने लगेगा, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि ये किताब आपको और भी रोचक लगने लगेगी। इसलिए मैंने सोचा कि हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। ओके, सो प्लीज़ लुक एट दिस डायग्राम फर्स्ट। बेसिकली इस डायग्राम में, या मैं यूँ कहूँ कि इस बुक के आमुख में एनसीईआरटी ने हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम में एक तरह से काफ़ी फेरबदल लाने की मांग, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इसे सुधारने के विषय में अपनी एक राय व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, ताकि स्कूल के बच्चे और शिक्षक दोनों इस बात को समझे और बच्चों को वो सारे सही अवसर शिक्षकों द्वारा दिया जाए या मिल पाए, जिससे वो अपने पाठ्यक्रमों को किसी भी विषय में और ज़्यादा अच्छे से समझ सके, उसमें अपना ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ा सके। क्योंकि मॉडर्न दुनिया के साथ साथ हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस भी सामने आ गए हैं, जिनका उपयोग करके हम बच्चों को किसी भी टॉपिक को पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छे ढंग से सिखा सकते हैं। राइट, बच्चे उन चीज़ों को झट से इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से समझ सकते हैं और अपनी तरफ से उन सभी चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर भी करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, तो पहला डायग्राम बच्चों के दो तरह के जीवन की बातें कहता है। पहला स्कूली जीवन के बारे में और दूसरा बाहरी जीवन के बारे में। स्कूली जीवन में उनके स्कूल से रिलेटेड सभी चीज़ें आ जाते हैं, जैसे कॉपी हो गया, पुस्तक हो गया, ब्लैक बोर्ड, टीचर हो गए, एग्ज़ाम हो गए, ये सभी चीज़। ओके, बाहरी जीवन में उसका आप मान सकते हो जैसे घर हो गया, देश हो गया, सामाजिक जीवन हो गया, विश्व हो गया, राजनीतिक जीवन हो गया, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आविष्कार हो गए, खेलकूद हो गए, आदि आ सकते हैं। ठीक है, सो पहला पॉइंट ये कहता है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, उन्हें बस किताबी ज्ञानों में लोटपोट नहीं होने देना चाहिए। मतलब सभी बच्चे तो नहीं, लेकिन अधिकांश बच्चे जब स्कूल जाना शुरुआत करते हैं तो वो सिर्फ किताबी ज्ञानों में ही खो जाते हैं। बाहर दुनिया में क्या चल रहा है ये ना तो वो जानता है और न ही उन्हें इन चीज़ों को जानने के लिए कोई ख़ास रुचि होती है, और इनमें उनका इंटरेस्ट भी बिल्कुल नहीं बन पाता, क्योंकि वो हर वक्त अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचते रहता है। राइट, जबकि उन्हें ये जानना तथा समझना चाहिए कि स्कूल के उन किताबों से बाहर भी उनकी अपनी एक दुनिया है, जहाँ उनका घर है, देश में चल रही क्रियाकलापें हैं, जिस सामाजिक जीवन में वो जी रहा है वहाँ क्या क्या चीज़ें सही हो रही है, क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उनके लिए कानून व्यवस्था क्या है, विश्व में कहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही है, उनके देश का राजनीतिक जीवन कैसा है, उनके कार्य क्या क्या हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को उसे समझना होगा, पर्यावरण में क्या चल रहा है, इसके प्रदूषण की रोकथाम जैसे तमाम चीज़ों को समझना तथा जानना होगा। साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या आविष्कार हुए हैं, कैसे आविष्कार हुए हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया गया है, इन सब को ध्यान देना चाहिए। और खेलकूद में भी एक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बच्चे खेलकूद में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। राइट, सो इन सब तमाम चीज़ों को उन्हें समझना चाहिए, तभी आगे हम अपने राष्ट्र और विश्व के एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। राइट, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे, और दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इस बात का कम से कम उन्हें बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। राइट, यह सिद्धांत किताबी ज्ञान के उस विरासत के विपरीत है जिनके प्रभाव व हमारी व्यवस्था आज भी स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं।
इस अंतराल को दूर करने के लिए हमारी सरकार भी अनेक कोशिशें कर चुकी है या कर रही है, लेकिन आज भी बच्चों में स्कूली जीवन और बाहरी जीवन का ये अंतराल कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल ही जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने एक रोता हुआ इमेज बनाया है कि इस स्कूली जीवन और बाहरी जीवन के इस अंतराल को दूर करते करते या इस पे काम करते करते कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्थाएं भी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस अंतराल को दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ये अंतराल दिख ही जाता है। और मुझे लगता है कि इस अंतराल को दूर करने के लिए इस स्कूल के टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, इनको अपने स्तर पे इसमें काम करना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों को वो सारे राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम, राइट स्पेस और राइट इक्विपमेंट्स बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। वो सही अवसर उन्हें देना चाहिए बच्चों को, जिससे वो अपने किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर सके, इन्हेंस कर सके, राइट, उसे और भी एक्सप्लोर कर सके, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हो इनके बारे में। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस डायग्राम गाइस। नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट डायग्राम। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक बच्चा बना हुआ है जो एक विषय को पढ़ रहा है। एक्चुअली वो पढ़ नहीं रहा है, वो उसे रट रहा है, ठीक है। और इस विषय को ये विषय कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें इसका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, और इसमें जो कंटेंट्स है उसका किसी अदर सब्जेक्ट से लिंक भी नहीं है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से सिनेरियो कहीं ना कहीं आज भी एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट्स में इस तरह से। तो इसको पॉइंट आउट करते हुए एनसीईआरटी ने बात कही है कि एनसीईआरटी के इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है, कि हम बच्चों को रट्टू तोता जैसे ना बनने दें, बल्कि उन्हें वो सारे अवसर हमें देने चाहिए जिनसे वो अपने स्वयं के ज्ञान को किसी भी टॉपिक में खुद से आधुनिक तकनीकों की मदद से और भी ज़्यादा बढ़ा सके, उन पर एक तरह का रिसर्च कर सके, राइट। इसलिए आगे एनसीईआरटी ने ये भी कहने का प्रयास किया है कि स्कूल के प्राचार्य और अध्यापकों को बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते रहना चाहिए। इससे बच्चा किताबी दुनिया से बाहर निकलकर अपने खुद के कल्पना तथा विचारों पर जोर दे सकेगा। मतलब यह एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ बॉक्स सोचने का भी अवसर देना चाहिए, ताकि वो अपने बुक्स में ही एकदम स्टक होकर के मत बैठ जाए, उसी में अपना हमेशा ऑल द टाइम उसी पे फोकस ना रहे उस पर। उसको ट्राई करना चाहिए कि उस बुक में जो कंटेंट्स दिए हैं उसको बाहरी जीवन के जो कंटेंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनसे लिंक्ड करके उस चीज़ को सोचे और एक तरह से इसको प्रैक्टिकल वे पे समझने की कोशिश करें, राइट। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं, सब हाथ खड़े कर रहे हैं कि मुझे ये अवसर दीजिए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। उन्हीं में से एक बच्चा रामू जो अपने टीचर से कहता है कि सर मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और गहन अध्ययन करना चाहता हूँ, आपने जो पढ़ाया उसके अलावा भी और भी कुछ इसमें जानकारी इकट्ठी करनी चाहता हूँ मैं। सो मुझे उसके लिए टाइम दीजिए, मुझे उसके लिए समय दीजिए, वो सारे रिसोर्सेस मुझे आप बताइए कि मैं इसे कहाँ से पढ़ सकता हूँ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से रिक्वेस्ट रामू अपने टीचर से करता है और रामू के जो स्कूल टीचर हैं वो उनसे कहते हैं कि ठीक है रामू, तुम इसके बारे में क्या नया जानोगे वो सब मुझे अगली क्लास में बताना, ठीक है। और मैं तुम्हें वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ देता हूँ, वो सारे कंटेंट्स जहाँ से तुम वो सारे रेफरेंसेस मैं तुम्हें बताऊँगा जहाँ से तुम इन चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर सको। तो इस तरह से टीचर को अपने अपने स्टूडेंट्स को अवसर देने चाहिए और उन्हें वो राइट इक्विपमेंट, राइट रिसोर्सेज तक पहुँचने में उनकी मदद करनी चाहिए जिस पे वो काम करना चाहते हैं, राइट। सो हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए, सही जगह, समय और आज़ादी दी जाए बच्चों को, तो बच्चे बड़े द्वारा दी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जुझ कर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। मतलब नए ज्ञान विकसित करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को समझते हैं, नए नए क्वेश्चंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तभी तो ये बच्चे आगे भविष्य में जीवन की कई नई चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और साथ ही साथ नए आविष्कारों को भी जन्म दे पाएंगे, राइट। क्योंकि अगर टीचर्स जो हैं वो अगर बच्चों को सही अवसर दे, राइट अपॉर्चुनिटीज़ दे और सही समय दे, उनको सही आज़ादी दे, सही जगह दे और जो भी उनके कंटेंट्स है जो जिसका उनको ज़रूरत है, ठीक है, जो रिसोर्सेस है जिसको उनको कहीं से उस चीज़ को सीखना है, जानना है, उन चीज़ों का एड्रेस उन्हें बताएं, ठीक है, उन रिसोर्सेज के बारे में उन्हें बताएं ताकि वो किसी भी टॉपिक पे और ज़्यादा अच्छे से रिसर्च कर सके।
तो इससे क्या होगा कि ना बच्चे नए नए टेक्नोलॉजीज़ को समझेंगे, नए नए क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और नई नई जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक नए टेक्नोलॉजी को जन्म देने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक टीचर है जो अपने एक बच्चे को अवसर देता है और वो बच्चा जाके लैब में उनको सही समय, आज़ादी और सही जगह उनको प्रोवाइड की जाती है और वो बच्चा जाके लैब में अपना काम करता है, ठीक है। और उनके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज भी दी गई है, बड़े द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री है, ठीक है। उसके रेफरेंस में वो बच्चा आगे अपना कदम बढ़ाता है और उस चीज़ पे काम करता है और एट द एंड लास्ट में क्या होता है कि वो एक नए ज्ञान का सृजन कर लेता है, एक नया टेक्नोलॉजी विकसित कर लेता है, उसको समझ जाता है, ठीक है। सो लास्ट में ये एक डायग्राम देख सकते हो आप कि ये बच्चा खुश हो रहा है कि हाँ मैंने कर दिखाया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, राइट। सो इस तरह से हमें बच्चे को अवसर प्रोवाइड करना चाहिए। सो नेक्स्ट जो बात कही गई है गाइस, वो शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने की बात को लेकर के है कि शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है, ठीक है। सिर्फ पाठ्य पुस्तकों से ही अगर सवाल पूछे जाएंगे तो बच्चे सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह जाएंगे, उन्हें उनके विषयों से संबंधित कुछ बाहरी दुनिया से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, तभी तो बच्चे स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से कनेक्ट कर पाएंगे और वे अपने आप को एक नए ज्ञान की तरफ ले करके चले जाएंगे, ओके। जैसे इस डायग्राम को आप देखोगे तो इसमें बीच में एक शिक्षक है या फिर इसे आप छात्र भी मान सकते हो। इसका ध्यान सिर्फ किताबों पर है क्योंकि ये सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ता है, ठीक है। ये नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहा है, इसको सिर्फ परसेंटेज लाने से मतलब है अपना या मार्क्स गेन करने से मतलब है, ठीक है। इसलिए सिर्फ सिलेबस में जितने भी पुस्तकों को रिकमेंड किया गया है, जितने भी पुस्तकों को इनको बताया गया है कि आप इन पुस्तकों से पढ़िए करके, तो ये सिर्फ उन्हीं पुस्तकों पे इनका फोकस है, ठीक है। बाकी जो डिस्कनेक्टेड पार्ट है जिस पे इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है वो ये है कि ये लाइव इन्वायरमेंट जो भी, या आप कह सकते हो कि पर्यावरण से ये कनेक्टेड नहीं है। पर्यावरण में जो कंटेंट्स मौजूद है, जो चीज़ें हो रही है, घटना घट रही है, ठीक है, चाहे किसी भी विषय से, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग हो, चाहे वो राजनीतिक हो, अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, भूगोल हो, जो भी हो, ठीक है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, खेलकूद हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, कुछ भी घटना जो घट रही है उनकी तरफ इनका उतना खास ध्यान नहीं है क्योंकि ये सम काइंड ऑफ बाहरी जीवन की तरफ चला जाता है ये सारी चीज़ें। और चूंकि इनके एग्ज़ाम में भी मोस्टली जो क्वेश्चंस आने हैं वो इनके टेक्स्ट बुक से ही आने हैं, सो इसलिए इनका ज़्यादातर फोकस अपने टेक्स्ट बुक्स की तरफ होता है, ठीक है। इसके अलावा भी इनके पास अदर रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, वाईफाई जैसे जो चीज़ हैं, प्रोजेक्टर से हम इसको बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, स्लाइड्स पीपीटी वगैरह बना के, ठीक है। या फिर ये कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर में आजकल तो इंटरनेट में हर एक चीज़ मौजूद है, ठीक है। और या फिर हम इनको लैब एक्टिविटी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऐसे और भी बहुत सारे चीज़ हैं अध्ययन के दूसरे स्रोत व साधन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इन पे इनका ध्यान थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्टली जो लोग यहाँ पे फोकस करते हैं वो अपने टेक्स्ट बुक्स, रिकमेंडेड जो टेक्स्ट बुक्स उनको रिकमेंड जो किया जाता है उन पे इनका फोकस रहता है, ठीक है। सो इसी बात को पॉइंट आउट करते हुए कहा गया है कि शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है, ठीक है। साथ ही साथ अध्यापकों को भी शिक्षा के विविध साधनों और स्रोतों का उपयोग करके बच्चे को अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री के संबंध में उचित प्रैक्टिकल जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए और विद्यालयों को भी पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक प्रायोगिक क्रियाकलापों पर जोर देनी चाहिए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू इनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रोजेक्टर से इनको पढ़ा रहा है स्लाइड्स बना के, ठीक है। और ये एक सम काइंड ऑफ प्लांट्स के बारे में शायद बच्चों को समझा रहा है और इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि एक प्लांट भी इन्होंने ले रखा है, ताकि इससे क्या होता है ना कि चीज़ें विजुअलाइज होते हैं और बच्चों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगता है, ठीक है। सो इस तरह का भी थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए, हमको वो हर संभव कोशिश करनी चाहिए जिससे बच्चे किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय को अपने आउटर लाइफ से भी लिंक करके और जो भी करेंटली टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनसे उनको कनेक्ट करके उन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें, ठीक है।
नेक्स्ट जो पॉइंट जिसके बारे में बात की गई है दोस्तों, वो पुस्तकों के डिज़ाइन से है। और हम आजकल देखते हैं मार्केट में कि बुक्स ऐसे बनने लगे हैं कि उसको पढ़ते वक्त हमको थोड़ा बोर सा फील होने लगता है, या फिर हमको उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी हम अपने एग्जामिनेशन के लिए उसको पढ़ते रहते हैं, एकदम अपने माइंड को स्टक करके उसमें लगाए रखते हैं। ठीक है, सो इसी को कोट करते हुए एनसीईआरटी ने कुछ बातें कहने की कोशिश की है कि बच्चों को अपना जो पुस्तकें हैं, जो भी उनके पाठ्य सामग्रियाँ हैं, वो उनमें उसको बोझ न लगे, बोर न लगे। ठीक है, ये चीज़ें उनको अपनी पढ़ाई बोझ न लगने लगे। ठीक है, सो इसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें उन्होंने बोलने की कोशिश की है कि पुस्तकों तथा पाठ्य सामग्रियों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में मददगार साबित हो। ठीक है, तो ताकि वो अपनी पाठ्य सामग्री को और भी रुचि के साथ पढ़े, उन पर खुद से गहन अध्ययन भी कर सकें, उनको अपने पाठ्य सामग्री में इंटरेस्ट आए। ठीक है, अपनी पढ़ाई बच्चों को बोझ न लगे, बल्कि उन्हें इस चीज़ में मज़ा आए। बोझ की समस्या से निपटने के लिए अध्ययन की सामग्रियों को बच्चों के पढ़ने के लिए इस तरह से बनाना चाहिए कि बच्चों को उसे पढ़ते वक्त बोझ न लगे, बोरियत न महसूस हो, और बच्चों को वह विशेष सामग्री पूर्णतः अच्छे से हर संभावित सोचों के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों को नए आधुनिक तरीकों, टेक्नोलॉजियों की मदद से भी पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए टीचरों को। और टीचरों को बच्चों को पाठ्य सामग्री के विषय में सोच विचार और विस्मय करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस करने का मौका देना चाहिए। ठीक है, हाथ से की जाने वाली गतिविधियों जैसे कार्टून और चित्रों की मदद से उनको पढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, ऑडियो विजुअल स्रोत की मदद से भी, कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट जैसी व्यवस्थाओं की मदद से तथा भविष्य में आने वाली नई तकनीकों की मदद से अध्ययन की सामग्रियों को पढ़ने तथा पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाले जो डायग्राम था उसमें आपने देखा था कि एक टीचर अपने बच्चों को सम काइंड ऑफ प्लांट्स के बारे में समझा रहे थे। वो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे थे, और उस प्रोजेक्टर में उन्होंने अपने घर में वर्क किया होगा, उसके लिए स्लाइड्स बनाए होंगे। उस स्लाइड्स को प्रोजेक्टर में वो रन कर रहे थे और अपने बच्चों को समझा रहे थे, अपने स्कूल के बच्चों को वो समझा रहे थे। ठीक है, और उन्होंने अपने हाथ में एक प्लांट्स भी ले रखा था कि बच्चों को चीज़ें विजुअलाइज हो और उनको बेहतर ढंग से चीज़ों को, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाया जा सके। ठीक है, सो इस तरह से कुछ ट्राई हमारे टीचर्स को भी करनी चाहिए, ताकि बच्चों को उनके कंटेंट्स, जो उनके पाठ्य सामग्री है, वो अच्छे से समझ में आए। और जिस तरह से एनसीईआरटी ने अपने बुक को डिज़ाइन किया हुआ है, जिनमें उन्होंने कार्टून्स यूज़ किए हुए हैं और डायग्राम्स यूज़ किए हुए हैं और रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की हुई है, सो इस तरह से हमारी पाठ्य सामग्रियों को, पुस्तकों को, बुक्स को बनाने चाहिए, ताकि बच्चों को उसे पढ़ते वक्त बोझ न लगने लगे अपनी पढ़ाई। ठीक है, उनको मज़ा आए, वो मतलब अपने घर में जाके भी इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सोचे और इन पे गहन अध्ययन करने लगे, अपने इन चीज़ों को अपने आउटर लाइफ से भी कनेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट जो बात कही गई है इसमें दोस्तों, वो ये है कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों को सिर्फ उतना ही ज्ञान मत दे जितना उनका एग्ज़ाम के लिए उनको ज़रूरी है किसी भी विषय में। ठीक है, मतलब एक तरह से आप बच्चों को निर्धारित ज्ञान का खुराक देना बंद कर दें और कोशिश करें कि उनको किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक में अधिक से अधिक जानकारी और उनके रेफरेंसेस उनको बताने की कोशिश करें। ठीक है, सो इसी को कोट करते हुए एनसीईआरटी ये भी बोलने का प्रयास किया है कि सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ठीक है, मतलब शिक्षक उन्हें उनके पाठ्य सामग्रियों के संबंध में जो ज्ञान देते हैं, जो जानकारियाँ उन्हें देते हैं, उन्हें सिर्फ उनके सिर्फ परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ना बताएं कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से और बस तुम इतना ही पढ़ लेना या इतना ही समझ लेना, इससे ज़्यादा इसे समझने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, सम काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि बच्चे तो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे ना जितना उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अपने सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि शिक्षकों को पाठ्य सामग्री के किसी भी विषय के संदर्भ में बच्चों को और अधिक से अधिक जानकारी अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि सिर्फ एग्ज़ाम की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से उन्हें बताकर छोड़ देना चाहिए।
ठीक है। सो ये जितने भी उद्देश्य हैं गाइस, ये उद्देश्य स्कूल के दैनिक जीवन और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करती है, ठीक है। और ये एक तरह से एनसीईआरटी की तरफ से अपनी एक प्रयास है ताकि बच्चे और टीचर इस बात को समझें और इसमें अपने अपने सहयोग प्रदान करें और इस चीज़ को, इस जो बच्चों की स्कूली जीवन है और बाहरी जीवन के बीच जो ये अंतराल है, ठीक है, उनके पाठ्य सामग्रियों के बीच एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच जो दीवार है या फिर उनके रियल वर्ल्ड के बीच और उनके सब्जेक्ट्स के बीच जो दीवार है, ये चीज़ कम हो, ये हट जाए और इस अंतराल स्कूली जीवन और बाहरी जीवन के बीच इस अंतराल को कम करने के लिए ये सारे प्रयास हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों को ग्रुप डिस्कशन के लिए भी अवसर प्रदान करना चाहिए। उन्हें उनके पाठ्य सामग्रियों के संबंध में ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए, जिससे वो अपनी अपनी जानकारियों को एक दूसरे के साथ या अपने दोस्तों या टीचरों के साथ साझा कर सकें, शेयर कर सकें तथा उस विषय के संबंध में अपने दिमाग को और भी मजबूती प्रदान कर सकें। इससे क्या होगा कि बच्चे नए नए प्रश्नों को जन्म दे सकेंगे तथा उन प्रश्नों पर विचार विमर्श करके अपने डाउट्स को क्लियर करके एक नए ज्ञान का सृजन भी कर सकेंगे तथा एक नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर लाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना होगा और अपने शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार सुधार की ज़रूरत है और इसके लिए हमारी सरकारों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं या किन सुधारों की इसमें और ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। और तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि एनसीईआरटी सीरीज़ के इस तरह के बाकी और भी आने वाले वीडियोज़ आप तक बहुत जल्द ही पहुँच जाएँ और सबसे पहले पहुँचें, क्योंकि मैं इसमें एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसे कंप्लीट करने के लिए और साथ ही साथ धीरे से मैं एडवांस टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो ठीक है गाइस, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, अच्छे से पढ़ना, टेंशन फ्री होकर पढ़ना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसी के साथ मैं चलता हूँ अपनी गली। थैंक यू, बाय।